गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग अपने आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है? खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। तो देखिए, आपने सुना होगा बाबर के बारे में, पानी पीना, खाना खाया, घर गया और सो गया, ऐसे कुछ। तो ये जो खानवा का युद्ध है, ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? याद रखिएगा, 1527 में। जबकि पानीपत का जो आपका युद्ध था, प्रथम युद्ध था, वो 1526 में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो औरंगजेब का शासनकाल कह रहा है, तो याद रखिएगा, मैं हमेशा इस पे फोकस करता हूँ कि आपको क्या याद है। मुझे याद है कि औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 में हुई है और इसके बाद ही मुगल प्रशासन डिक्लाइन में गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय होता चला गया। तो देखिए, ऑप्शन में 1707 सिर्फ यहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा? ये होगा। अब याद करने वाली बात है कि स्टार्टिंग कब से हुआ था, तो 1658 से लेकर 1707 तक ये किसका कार्यकाल है? औरंगजेब का कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का यानी कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैथ्स के रह गए होमवर्क में, जो मैंने कमेंट बॉक्स में दिया था आपको बनाने के लिए, उन सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके मैथ्स का एक 50 क्वेश्चन का मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ 1-2 दिनों के अंदर। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? यानी आपको कह रहा है शेड्यूल के बारे में, कि नेशनल शेड्यूल कास्ट आयोग के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 338 है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से रिलेटेड है। बाद में इसमें 338A भी आया है और 338B भी आया है। इनिशियली में जो आपका SC और ST था वो कंबाइंड था, बाद में SC और ST क्या हो गया? अलग अलग हो गया है। क्लियर? और संविधान का 102वां 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत OBC यानी पिछड़ा आयोग जो है उसको भी क्या मिली है? मान्यता मिल गई है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन होता है? यानी कि इमरजेंसी फंड जो है आपका, आकस्मिक का मतलब क्या? अचानक से कुछ हो जाना। तो इमरजेंसी निधि का जो संरक्षक है वो कौन होता है? वो है आपके राष्ट्रपति। ठीक है, और जब बात करें आकस्मिक निधि की, तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 267 में है। 267 अनुच्छेद में आकस्मिक निधि के बारे में चर्चा, और जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति कौन होगा? संरक्षक होगा आकस्मिक निधि का। मतलब कुछ भी आप विड्रॉ करेंगे तो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि लाहौर का अधिवेशन जो है वो क्या बोल रहा है, कब आयोजित हुआ था। तो आप लोग जितने भी इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, मुझे उन सभी को ये मेरे हिसाब से याद होना चाहिए। आप ईस्वी को पे फोकस करेंगे तो आपको ईस्वी नज़र आएगा 1929, और ये आंसर सही होगा। और ये जो 26 जनवरी की बात कर रहा है, ये 26 जनवरी 1930 की बात कर रहा है। मतलब 1929 के बाद अगला साल जो हमारा 26 जनवरी होगा उसमें हम लोग एक सिंबॉलिक तौर पे जो है वो स्वतंत्रता सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? लाहौर का अधिवेशन 1929। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिन्होंने भारत में लोगों की योजना बनाई थी, यानी कि लोगों की योजना का मतलब याद रखिएगा जन योजना के बारे में बात कर रहा है। और भारत में जन योजना किसने बनाया? MN रॉय ने बनाया। किसने बनाया? MN रॉय ने, जिनका फुल फॉर्म था मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? संयुक्त राष्ट्र द्वारा, अच्छा, ये योजना जो जन योजना बना था, ये कब बना था? ये बना था 1945 AD में, है ना? आज़ादी से 2 साल पहले ये आपका योजना बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो जो घोषणा को मंजूरी दी गई वो किस वर्ष दी गई? यानी कि आपको कह रहा है कि रियो में जो सम्मेलन हुआ वो कब हुआ? तो याद रखिएगा, ये सम्मेलन हुआ 1992 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो जो घोषणा हुई है वो कब हुई है? 1992 में। और याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? 1992 में ही हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे पृथ्वी सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन यानी पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, आपको कह रहा पर्यावरण गतिविधियों द्वारा, तो ऑप्शन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम,
ये आपका क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए जो इंडिया का जितनी भी नदियां हैं उसमें मोस्ट ऑफ द नदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो पूर्वी तट में, क्योंकि आपको पता है नदी का जब फ्लो होगा तो जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होगी। किसकी होगी, जलोढ़ मिट्टी की। तो याद रखेंगे पूर्वी तट में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बारी दोआब डैश के बीच में पाया जाता है। यानी कि आपसे पूछ रहा है दोआब क्षेत्र, याद रखिएगा दोआब क्षेत्र दो नदी का फ्लो के बीच का जो आपका जो जडौल मिट्टी है, आपका जलोढ़ मिट्टी है, उसको हम लोग कहते हैं दोआब क्षेत्र। दो आब, आब का मतलब याद रखिएगा यहाँ पर नदी से रिलेटेड है। और उसमें आपको कह रहा है बारी, तो बारी या क्या है यहाँ पर नाम है। तो ये जो बारी दोआब है वो किस किस नदी के बीच में स्थित है वो आपसे पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका व्यास और रावी। ऑप्शन नंबर बी जो है बारी दोआब व्यास और रावी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पे स्थित है। तो आप ऑप्शन पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा जो हुगली नदी है वो कोलकाता में है। तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। अच्छा देखिए, जब हम लोग वन के बारे में कहेंगे और शीर्ष वन आच्छादित कहेंगे तो वन हम लोग दो तरह का मेजरमेंट कर सकते हैं। एक तो एरिया वाइज मेजरमेंट कर सकते हैं और एक परसेंटेज वाइज मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, हम लोग को पता है एरिया वाइज जो है वो आपका मध्य प्रदेश टॉप पर है। तो एरिया वाइज हम लोग टोटल 5 नाम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि एरिया जानना है या परसेंटेज जानना है। तो पहले हम लोग एरिया वाइज जानेंगे कि एरिया में टॉप 5 कौन कौन सा राज्य है। तो देखिए एरिया के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो आपका सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला आ गया एमपी मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश एपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र। सिमिलरली अगर हम लोग चलेंगे परसेंटेज वाइज, यानी कि जो आपका लैंड है उसमें मैक्सिमम लैंड में जिसका फॉरेस्ट होगा उसको परसेंटेज वाइज कहेंगे। तो उसमें मिज़ोरम MIZO कर लीजिए, मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा लैंड परसेंटेज है। फिर अरुणाचल प्रदेश है, ARU कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट आपका मेघालय है, MEGH कर लीजिए आप। उसके बाद मणिपुर है, ठीक है, मनी लिख लीजिए। और नेक्स्ट आपका नागालैंड है। तो अब आपके पास टोटल 10 ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये क्लियर करने के लिए कि आपका कौन सा नहीं मिल रहा है। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, छत्तीसगढ़ भी है आपका, महाराष्ट्र भी है, फिर यहाँ पे आपका महाराष्ट्र था। नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश तो है ही। तो आंसर क्या होगा, आंसर पंजाब होगा। तो आप एक जगह कहीं पे परसेंटेज वाइज टॉप 5 और एरिया वाइज टॉप 5 भी लिख लेंगे इस वीडियो को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है। यानी सीधा सीधा सिंधु और गंगा नदी का जो जल विभाजन है, यानी कि जहाँ से ये दोनों निकली है, उन दोनों के बीच का शहर का क्या नाम है। तो आंसर क्या होगा, अम्बाला। क्या होगा, अम्बाला शहर स्थित है सिंधु और गंगा नदियों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है। ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है रोंगकर, क्या है, रोंगकर जो है वो असम में मनाया जाता है, ठीक है। और रोंगकर त्यौहार फसल कटाई पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के साथ है। आप लोग पेन पेपर के साथ तैयार रहिए और ऑप्शन को फटाफट टाइप करने के लिए रेडी रहिए। देखिए आपको कह रहा है कि रेडियो से आवाज़ निकलती है, तो टेलीविज़न क्या होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टेलीविज़न का होगा इमेजेस, कलर नहीं होगा, क्या होगा, इमेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो बाकी सबसे अलग है ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, कालापन है, ईंट है, चिड़िया है और गोल्ड है। तो इसके इंग्लिश को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो स्पेड है, डायमंड है, क्लब है, ये तीनों का तीनों ताश के पत्ती हैं और गोल्ड जो है वो ताश का पत्ती नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, किसी कोड में पर्ल को ये और ज्वेलर को ये कहा जाता है तो वियर्स को। तो देखिए ऑप्शन में जो आपका क्वेश्चन में जो आपका अल्फ़ाबेट्स है उसको देखिए क्या वो क्वेश्चन में भी है। तो देखिए आपका W है, E है, A है, R है और S है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हम लोग को कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा अल्फ़ाबेट पकड़ेंगे। जैसे W के लिए यहाँ थर्ड अल्फ़ाबेट क्या है, 6 है, तो 6 वाला होगा आंसर। और सबसे लास्ट में S है, S के लिए क्या है, 5 है, तो देखिए 5 आपको यहाँ और यहाँ 2 दिख रहा है, ये दोनों खत्म हो गया। अब बच गया क्या, हमारा थर्ड लेटर बचा। थर्ड लेटर यहाँ पे क्या है, A है, A के लिए हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 देखिए ऑप्शन नंबर A में दिख रहा होगा। क्लियर है, आप साथ साथ सिर्फ देखते चले जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ब्लड एंड रिलेशन से है। तो क्या कह रहा है, A B का कज़न है, कज़न का मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन, तो एक ही लेवल पे ऐसा समझिए।
अब जिसका जो वर्ड आया है वो नज़दीक वाले के लिए आता तो बी के लिए आता। जिसके पिता, इसके कोई पिता होंगे, वो कह रहा है ए की माँ के भाई हैं। ए की माँ यानी कि आपके माँ के भाई कौन लगेंगे, यहाँ वाले मामा लगेंगे। यानी ये कौन लगेगा आपका, मेरा भाई या मेरी भी बहन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ए के पिता का बी के पिता से क्या संबंध है, तो ए के पिता जो होते हैं ये इनके कौन लगेंगे, ब्रदर इन लॉ लगेंगे। क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ लगेंगे। ठीक है, ब्रदर इन लॉ का मतलब आप एक तरफ से जीजा साला भी ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गांव की लड़की अपने घर से पानी की खोज में 3 किलोमीटर पश्चिम जाती है। तो यहाँ से हम लोग क्या चलते हैं, 3 किलोमीटर पश्चिम इधर चल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ये 3 किलोमीटर है। नेक्स्ट है वो उसके पश्चात वो दक्षिण मुड़ती है, मतलब नीचे की ओर, और तथा 2 किलोमीटर चलती है, मतलब वो ऐसे यहाँ से ये 2 किलोमीटर चली। उसके पश्चात वह पूरब की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। तो 7 किलोमीटर चलेंगे पूरब की ओर, तो ये आ गया आपका 7 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये 3 है, ये 2 है, ये 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगेन कि वह बाईं तरफ मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। मतलब इस पॉइंट से अगर हम बाएँ चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, उस पॉइंट से अगर बाएँ चलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, इसके जस्ट सामने, इस पॉइंट के जस्ट सामने पहुँच जाएंगे। अब आपको पता है ये 7 है, ये 3 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस 4 होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि तो अपने घर के मुकाबले उसका स्थान अब कहाँ है, कहाँ और कितनी दूरी पर है। तो देखिए आपको 4 किलोमीटर नज़र आ रहा है और यहाँ से इधर है, तो क्या होगा, ईस्ट होगा। तो ऑप्शन में देख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर सी जो है वो कह रहा है 4 किलोमीटर पूरब की ओर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिर से हम लोग देखेंगे, ये एक सीरीज़ का एक पैटर्न है। आपको कह रहा है 5 है, 7 है, 11 है, 17 है, 25 है, यानी कि 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 6 बढ़ा, 8 बढ़ा, अभी 10 बढ़ेगा, तो आंसर क्या होगा, 35। बिल्कुल क्वेश्चन देखना है और एकदम रैपिड वे में बनाना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P Q से लंबा है। तो देखिए P इज़ ग्रेटर देन Q, और R जो है वो S से लंबा है, तो R इज़ ग्रेटर देन S, ऐसे समझिए। S Q से लंबा है, S जो है वो Q से लंबा है, मतलब S यहाँ कहीं होगा, ऐसे समझिए, परंतु P से छोटा है। ठीक है, यानी कि ये वाला सीक्वेंस हमारा सही जा रहा है। फिर कह रहा है P जो है वो R से छोटा है, मतलब R यहाँ होगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पूछ रहा कौन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा तो R नज़र आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, R होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत है, एक असंगत है, असंगत को चुनिए। तो देखिए आपके पास सेकंड है, समय है, मिनट है और घंटा है। तो देखिए मिनट, घंटा और सेकंड, ये तीनों का तीनों क्या है, समय से ही रिलेटेड है, लेकिन घड़ी का है, और समय आपका क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वन आरेख का चयन कीजिए। वेन डायग्राम बता रहा है, बैडमिंटन है, गेंद है और खेलकूद है। तो याद रखिएगा जो आपका खेलकूद है वो बड़ा यूनिट है और बैडमिंटन छोटा यूनिट है। खेलकूद में कई सारे प्ले हो सकते हैं, उसमें से एक बैडमिंटन है, और गेंद बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, अंदर ये बैडमिंटन है, बाहर खेलकूद है, के कर लीजिए, और गेंद का बॉल का यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट चले, यही अगर खेलकूद के जगह टेनिस दिया रहता, क्रिकेट दिया रहता, तो हम कह सकते थे कि बॉल उसके अंदर का पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए क्या सही होगा। आप बहुत ध्यान से इसको और इसको देखिएगा तो आपको दिखेगा 7 3 10 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 20, 7 5 12 दूनी 24, तो 16 4 20 दूनी क्या होगा, आंसर होगा 40 होगा। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कह रहा है इसको सार्थक क्रम में व्यक्त कीजिए। तो देखिए आप लोग हमेशा याद रखिए, सबसे पहले अंडा होता है, तो ऑप्शन ए और डी दिख रहा है। अंडा के बाद जो होगा वो देखिए ऑप्शन सी नज़र आ रहा है, तो लार्वा होगा। और ये जो पूर्ण कीट है ये तो सबसे लास्ट में होगा ना, तो बी सबसे लास्ट में होगा। तो देखिए आपका आंसर दिख रहा होगा, आंसर क्या है, आंसर नंबर सी है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका जो है वो द्वीप है, तो भारत क्या होगा। तो देखिए भारत का ये वाला जो पार्ट है ना, ये प्रायद्वीप कहलाता है, जो साउथ वाला पार्ट होता है, और ऊपर तो खैर सॉलिड है ही हमारे पास। तो इन श्रीलंका द्वीप है, तो भारत क्या होगा, प्रायद्वीप होगा। प्रायद्वीप कहते हैं पेनिनसुलर रीजन को, और प्रायद्वीप कहते हैं जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइप को लिखा जाता है। तो देखिए पी का प्लेस वैल्यू देखिए 16 है, आई का क्या है 9 है, फिर पी का 16 है, ई का 5 है।
तो इसी अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो एन का वैल्यू 14 होता है, अंत में क्या नज़र आ रहा है, 4 नज़र आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से पालन करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला कथन आपका क्या कह रहा है कि आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आपका क्या है, कथन है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, देश में आर्थिक गतिविधि की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्थिक गतिविधि की वृद्धि होगी तभी जाकर जीडीपी बढ़ेगा। नेक्स्ट है सेकंड क्या कह रहा है, सरकार देश में होने वाली आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका नहीं निभाती है। ये आपका गलत है। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या कह रहा है, निष्कर्ष 1 पालन करता है किंतु निष्कर्ष 2 पालन नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा, पहला नंबर आंसर होगा 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब कह रहा है आपको वाटर इमेज बनाने के लिए, और वाटर इमेज में आप कुछ मत कीजिए, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ अब ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो देखिए आपका ये जो ऊपर है वो ब्लैक है, तो नीचे ब्लैक नज़र आ जाएगा। तो यहाँ देखिए नीचे ब्लैक, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इन दोनों में है। बॉल बड़ा वाला ऊपर है तो नीचे बड़ा वाला हो जाएगा, तो नीचे यहाँ होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है, और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। सपोज दैट आपके पास एक संख्या x है जो छोटा है, और एक बड़ा संख्या है जो ऐसे 1627 है। ठीक है, कह रहा है जब इसको डिवाइड किया तो आपको जो आ रहा है ये 7 आ रहा है, और रिमाइंडर आ रहा है 157। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो 7x + 157 के इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं x + 1627 बराबर 7x + 157। आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ये आ गया 6x = ये, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1470। तो x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 245। क्या आ जाएगा, 245 आ जाएगा x का वैल्यू, यानी यही सबसे छोटा संख्या है। अब कह रहा है कि छोटी पूर्णांक संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो 5 4 9 2 11। तो आंसर क्या होगा, 11 आपका सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम का 33.33 यानी 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो ए अगर 10 दिन में करेगा 1/3, तो ए टोटल काम करेगा 30 दिन में। ठीक है, जो 1/3 है वो अपोजिट जाकर 30 दिन हो जाएगा। और बी उसी काम के 2/3 भाग को, देखिए ये जो कितना है, ये 2/3 है, तो 2/3 काम को कितना दिन में, 8 दिन में कर रहा है। 2 से इसको काटिएगा 4 बार में, 4 तिया 12, यानी कि जो बी का वैल्यू है वो आ रहा है 12 दिन। ठीक है, एलसीएम लिए तो क्या आ गया, 60 आ गया। इसका कितना 2 और इसका कितना 5। अब क्या कह रहा है, दोनों एक साथ मिलकर 8 दिन काम करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों एक साथ मिलकर 8 दिन काम करता है। तो 8 दिन काम करेंगे तो एक दिन में तो 2 यूनिट और 5 यूनिट ऐड करेंगे तो 7 7 8 कितना 56। तो 56 काम कर लिए तो माइनस करेंगे 60 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 यूनिट बचा हुआ है। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिन में पूरा किया। अब बात समझिए, जो 4 यूनिट है इसको सी कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। मतलब सी की जो क्षमता होगी वो हो जाएगी 4/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ए की क्षमता याद कर लीजिए 2 है, टोटल काम 60 है। बी का क्षमता 5 है, घटाकर 4 आया था तो सी को 4 से डिवाइड कर लिए, यानी कि सी को 3 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4/3। अब कह रहा है कि ए और सी साथ मिलकर मूल काम का 5/6। तो 60 का अगर 5/6 लिखेंगे तो देखिए 60 का 5/6 कर लेते हैं। और कौन काम कर रहा है, ए और सी। तो ए की क्षमता कितनी, 2 और 4/3 है। कितना है, 2 और 4/3 है। दोनों को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में घटाएंगे। तो 2 + 4/3 कीजिएगा तो देखिए 3 दूनी 6 + 4 10/3 आ जाएगा। तो 10 और 3/3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 6 से इसको कट कर लीजिए, 60 को 10 भी खत्म, तो 5 दिए क्या होगा, 15 दिन लगेगा टोटल ए और सी को 5/6 काम करने में। क्लियर, मैंने कुछ भी इरेज नहीं किया, सारा कुछ बोर्ड पर है, समझाते गया और लिखता चला गया। आंसर क्या होगा, 15 डेज का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, एक्स का वैल्यू देखिए आपको ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x²। ठीक है, इक्वल टू, और ये दोनों का आपस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जिनका नंबर पे बहुत कमांड है, अच्छा वो जानते होंगे ये 36 का स्क्वायर है, तो 36 × 2.25। अब ये स्क्वायर अगर हटेगा यहाँ से तो ये अंडर रूट लग जाएगा, तो 36 का बाहर हो जाएगा 6। और आपको ये 2.25 दिख रहा होगा, 225 है, 225 मतलब 1.5,
और 6 को अगर 1.5 यानी 150 गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा, 9 होगा। 6 का 6 इंटू 1.5 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 9 होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन पेन पेपर के साथ आप लोग एकदम तंदुरुस्त रहा कीजिए, एकदम रेडी रहा कीजिए। y के न्यूनतम मान के लिए, अच्छा y का न्यूनतम मान का मतलब हम लोग को बोल रहा है क्या कि कोई 8 अंकीय संख्या इतना 72 से विभाज्य है। तो 72 से डिवीज़न होने का मतलब है कि ये इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा, तभी 72 से होगा। 8 का डिवीज़न रूल है लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट है आपके पास 8y और 6, और इसको 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से एक बार में तो 8 हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब y का मिनिमम का मतलब है y को 0 भी रख सकते हैं, तो 0 रखेंगे तो 0 और 6 8 से कटेगा नहीं, तो y का वैल्यू क्या रख लेंगे, 1। तो 1 और 6 16 हो जाएगा, 8 से 16 बार में कट जाएगा, यानी कि ये पता चला कि y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 1 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। क्लियर। अब देखिए 9 से डिविजिबिलिटी का मतलब है पूरा डिजिट 9 से 9, पूरा डिजिट का जो सम है वो 9 का डिविजिबल होना चाहिए। तो स्टार्टिंग से ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो 4 3 7 2 9, 9 और 1 10, 10 8 18, 18 1 19, 19 6 25। 25 में ऐसा क्या ऐड कर दें x के जगह जहाँ पे वैल्यू क्या हो जाए, 9 से डिविजिबल हो। तो 25 में हम लोग 2 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, और 27 जो है वो 9 से डिविजिबल है। यानी हम कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू है वो 2 आया है। क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू 2 आया है, क्योंकि इन सब का सम क्या था, 25 था। तो x का वैल्यू 2 2 ज़ा 4 और 5 का वैल्यू 1, तो 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 4 9, 9 का अंडर रूट क्या होगा, 3 होगा। आंसर क्या है, 3 है। आई होप सो मैं आपको समझा पाया हूँ कि मैंने क्या क्या किया, कैसे किया। आप वापस से रिपीट कर लीजिए वीडियो को और तब फिर देख लीजिए कितना मज़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपका लास्ट वीडियो के होमवर्क में था, और आई होप सो कि आप लोग इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने हालांकि इस क्वेश्चन को कंप्लीट बताया है वहाँ पे, ठीक है, आप वापस से देखिएगा, रिवाइंड कीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक संख्या निश्चित दूरी को कार द्वारा इतने में तय करता है और वही स्कूटर से सवारी करता हुआ वापस आता है। देखिए आप एक रास्ते पे गए, ठीक है, और वापस आए, तो ये जो दूरी है ये दूरी क्या है, सेम है। दूरी सेम रहने पे दो अलग अलग अगर चाल रहे तो टोटल दूरी यानी टोटल एवरेज चाल इज इक्वल टू होता है 2xy बाय x प्लस वाई। क्लियर, ये एवरेज है। जहाँ पर x और y क्या है, चाल है, तो इस क्वेश्चन में भी सिर्फ चाल दिया हुआ है और आपसे एवरेज चाल पूछ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 गुना 90 गुना 40, तो 2 गुना 90 गुना 40 और बटे में क्या आ जाएगा, 40 प्लस 90, तो 40 प्लस 90 कितना, 130, 130 का 0 0 1 0 खत्म। तो 9 चौक 36 दूनी 72, यानी कि 720 बटे 13 है नीचे। 720 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाना है, 13 पचे 65, 5, तो 65 आ गया, तो 70 आ गया, 70 अगेन 13 पचे 65, फिर बचा 5, यानी कि 55 होल 5 बटे 13। ऑप्शन में देखेंगे तो आपका क्या है, आंसर नंबर बी है, और वो क्या होगा, सही होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, 2xy बाय x प्लस वाई इसका फॉर्मूला होता है जब दो डिस्टेंस सेम हो और आपका xy क्या दिया हो, चाल दिया हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में गणित, फिजिक्स और कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चों का एवरेज दिया हुआ है, और मतलब रेशियो दिया हुआ है फाइनली। इन सीटों में क्रमशः 60% बढ़ाया गया है। तो देखिए सबसे पहला का अगर 60% बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 4.2, 7 का 7 का 60%, 7 छके 42, 4.2 आ जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो आएगा 11.2। तो आप देखिए ऑप्शन में 11.2 कहीं नज़र आ रहा है, हम लोग को नज़र आ रहा है इसका 10 टाइम है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, वही सही होगा। अब इसको जज करने का क्या तरीका है, आप ऐसा कीजिए, रेशियो को क्या कर लीजिए, 70 80 और 90 कर लीजिए, और आप देखिए इसका 40% 60% ऐड करेंगे मतलब 42 ऐड करेंगे, इसमें 42 ऐड किया तो कितना आ गया, 112। अगला कह रहा है 50%, तो 40 का 50% कितना, 80 का 50% 40, 40 ऐड कर दिया तो 120। अगला 70%, तो 90 का 70% क्या, 963, तो 63, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 153। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई क्या है, 14 है। दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, कट कर लीजिए, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 18, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। अच्छा एक संख्या 9 है तो दूसरा क्या होगा, 5 होगा, तभी 14 होगा। आपसे कह रहा है दोनों का मल्टीपल क्या होगा, तो 9 5 ज़ा क्या होगा, 45 होगा। क्या होगा, 9 5 ज़ार 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोई धनराशि वार्षिक रूप से संशोधित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में दुगना हो जा रहा है। देखिए आपका हो रहा है 5 ईयर्स में क्या हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है 4 गुना होने में, तो 4 गुना को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 गुना, और जो स्क्वायर होता है वो इधर आके मल्टीपल हो जाता है, तो 5 × 2 तो 5 दूनी कितना 10 साल। मैं फिर से आपको बता दूं कि आपका जो अमाउंट है वो आपके जिस स्क्वायर के फॉर्मेट में बदलेगा, जो भी आप पावर फॉर्मेट लिखेंगे वो पावर आकर समय में मल्टीप्लाई होता है। 4 गुना को 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, तो 2 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। आप अगर सपोज दैट यही 4 गुना न रह के 8 गुना होता तो हम लोग लिखते 5 ईयर्स = 2 टाइम्स। तो 8 गुना लिखने के लिए हम लोग को 2 का क्यू करना पड़ता है, ये क्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 15 साल हो जाता है। क्लियर? आई होप सो मेरी बात समझ रहे होंगे। इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा 10 साल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्यशाला में सभी कर्मचारी का औसत वेतन यानी कि एक्स का क्या है 18,000 है, प्लस नहीं है ये एरो है। फिर कह रहा है 60 टेक्नीशियन का जो है वो 24,000 है, और शेष कर्मचारी का यानी कि x - 7 का जो है वो क्या है आपका 12,000 है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एवरेज से हम कंपेयर कर लेते हैं। ये क्या है 6,000 ज़्यादा है 6 के, और ये क्या है 6,000 कम है -6 के, यानी ये संख्या और ये संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये 7 और ये 7 है तो टोटल x का वैल्यू क्या होगा 7 7 14 लोग होंगे। क्यों होंगे मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना ग्रोथ है उतना ही दूसरा कम है, मतलब बीच वाला एवरेज जो है दोनों को मिलाकर हुआ है। तो जो संख्या 7 लोग ऊपर हैं तो 7 लोग नीचे भी होंगे। टोटल लोगों की संख्या कितनी 14। तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी, आंसर क्या है 14 है। एवरेज को अगर इस तरह से बनाएंगे तो क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में बनकर तैयार हो जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो देखिए हम लोग को पता है कि विद्युत का चालन जो है वो आपके शुगर यानी कि ग्लूकोज कह लीजिए उसमें नहीं होता है। तो एक तो आपका ग्लूकोज है और सेकंड क्या है अल्कोहल है। तो अल्कोहल और ग्लूकोज में जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर, आपको कह रहा है कि बैगनी रंग जो स्पेक्ट्रम बनता है हमारा, बैगनी से लाल रंग की ओर जब हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो विचलन घटेगा, ये तो तय है ना। आपको पता है कि लाल रंग का जो डेविएशन है वो सबसे कम होता है, बैगनी रंग का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। बैगनी से लाल की ओर जाएंगे तो डेविएशन घटता चला जाएगा। अच्छा डेविएशन क्यों घट रहा है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, और स्पीड ज़्यादा है तो याद रखिएगा जो अपवर्तनांक है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो याद रखिएगा जो अपवर्तनांक है उसका भी वैल्यू घटता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक को हम लोग म्यू कहते हैं, म्यू = c/v होता है, और v आपको पता है लाल का ज़्यादा होगा वेग, बैगनी का थोड़ा वेग कम होगा। तो v ज़्यादा जैसे जैसे होगा वैसे वैसे टोटल वैल्यू क्या होगा आपका घटता चला जाएगा। डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो, हर अगर बड़ा करते चले जाएं तो वैल्यू क्या होगा घटता चला जाएगा। तो याद रखिएगा विचलन भी घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है ये साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेते हैं। इस कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, याद रखिएगा स्थिति ऊर्जा सेम रहेगी, स्थिति ऊर्जा को बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन में देखिए परिवर्तित नहीं होगी, आंसर यह होगा। क्लियर? अगर इसका काइनेटिक एनर्जी बोलता फिर हम लोग ½ mv² से निकालते या कोई और फॉर्मूला को ट्राई करते, लेकिन जब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की बात कर रही है तो वो क्या रहेगा सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोधों को किसी बैटरी से जोड़ा जाए। देखिए बैटरी से जोड़ने पर क्या होता है आपका धारा ऑलवेज सेम फ्लो होती रहती है चाहे वो कुछ भी हो। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। जब 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधकों को किसी बैटरी में संयोजित करना है, कैसे करना है श्रेणी क्रम में, और टोटल जो आपका धारा है वो इक्वल होगा। नेक्स्ट आपने ब्रॉडबैंड का नाम सुना होगा, जब हम लोग नेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए डोंगल वगैरह यूज़ करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ब्रॉडबैंड में एक उच्च क्षमता संचारण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है। तो याद रखिएगा वो आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो है हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करती है, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी में आता है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। देखिए आपको पूछ रहा है कार्य किस बात पर निर्भर नहीं करता है, तो हम लोग को पता है W = या तो Fs कह लीजिए या Fs cos थीटा कह लीजिए। क्लियर? तो S क्या है विस्थापन है तो विस्थापन होगा, इसमें बल और विस्थापन के बीच का कोण तो देखिए cos थीटा हो गया। आरोपित बल का मतलब फोर्स हो गया। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि फोर्स और
डिस्प्लेसमेंट है, मास के बारे में डिस्कशन नहीं है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। तो देखिए आप ऑप्शन गैल्वेनोमीटर, एमीटर, बल्ब और जनरेटर। तो आपको पता चलेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो जनरेटर के लिए है। किसके लिए है? 47 का डी जनरेटर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश की किरणों के लिए निम्नलिखित कौन सा होगा, आरेख कौन सा सही है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसी को, सीपीएफ को, ठीक है। इसके पैरेलल आने के बाद अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाएगी। किससे? फोकस से होकर जाएगी। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ABCD में कौन सा फोकस से जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो फोकस से जा रहा है। आंसर क्या होगा? डी आपका आंसर होगा, जो कि पैरेलल से जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं। ध्यान रखिएगा किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर किरणपुंज बना सकता है। तो देखिए आप ये वाला देख सकते हैं। अभी हमने देखा कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु हम लोग रखें तो वो उसका किरण ऐसे टकराकर ऐसे जाएगी, तो आपको दिखेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था और ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर किरणपुंज बना सकता है। तो एक तो आपका अवतल दर्पण हो गया और दूसरा क्या? उत्तल लेंस हो गया। दोनों ही आंसर सही होगा। दोनों ही स्थिति में क्या है आपका, अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फोकस से दर्पण पे लगेगा और परावर्तन के बाद वो पैरेलल होकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिघृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा। यानी जल के साथ मिलाएंगे तो क्या हाइड्रोजन होगा। सबसे पहले फॉर्मूला समझ लीजिए कि 2Na + 2H2O इज इक्वल टू 2 × NaOH और प्लस H2, है ना। हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन का वैल्यू क्या है आपके पास? 2 है आपके पास सोडियम। सोडियम का मास क्या होता है? 23। 2 × 23 ग्राम इज इक्वल टू, आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 22.4 लीटर होता है, ठीक है। 46 ग्राम इज इक्वल टू 22.4 क्या लीटर, उसको मिलीलीटर में बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,400 हो जाएगा। क्लियर? 23 ग्राम में। तो वापस से देखिए मैं लिख देता हूँ, 46 ग्राम में हमारे पास क्या आ गया था? 22,400 ml मिलीलीटर। तो आपसे पूछ रहा 0.23 ग्राम, तो याद रखिएगा 0.23 ग्राम के लिए हमारे पास फाइनली आउटपुट क्या आएगा। तो हम लोग के पास पहले तो देखिए इसका हम लोग 1 ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो 46 से डिवाइड हो जाएगा, तो 22400/46 हो जाएगा। और फिर 0.23 ग्राम होगा तो क्या होगा, तो इसको 0.23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पॉइंट हटाएंगे बाय 100 आ जाएगा। 23 दूनी 46 खत्म, 100 का 00 खत्म, 2 से ये 112 बार में कटेगा। आप जब लिखेंगे तो आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्या है, कौन सी मिट्टी हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है। तो देखिए गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के कारण जो मिट्टी बनेगी वो बनेगी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि आपको पता है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी या नॉर्थ इंडिया में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। ऑप्शन देखिए, किसान विकास पत्र, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला है गरीब कल्याण योजना और सुरक्षा बीमा योजना। तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू किया गया था, जो स्टार्ट हुआ है आपका 2015 में, 15 जुलाई। क्लियर? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मिलती है। तो आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका क्या है, होमवर्क है। संयुक्त सदन किस आर्टिकल में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है। तो याद रखिएगा भारत में जीएसटी की सर्वोच्च दर है 28%, ठीक है। 28% मैक्सिमम जो है जीएसटी लगाया जा सकता है। और टोटल 5 प्रकार का दर है हमारे जीएसटी स्लैब में। एक तो आपका 0% है, ठीक है, दूसरा 5% है, तीसरा 12% है, चौथा 18% है और पांचवा 28% है। ये आप याद कर लीजिएगा। टोटल जीएसटी में 5 स्लैब रखा गया है, 0, 5, 12, 18 और 28, और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो राज्य का जो राज्यपाल है
वो हम लोग को पता है भारत के राष्ट्रपति, कहाँ गया ऑप्शन डी नंबर, भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो याद रखिएगा, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार में जमुई जिले में है। कहाँ है? जमुई जिले में है नकटी डैम पक्षी अभयारण्य। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछ रहा है। तो उपाध्यक्ष पहले जानने से पहले हम लोग किसके बारे में जान लें? अध्यक्ष के बारे में जान लें। तो बिहार विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे श्री राम दयालु सिंह। क्या नाम था उनका? राम दयालु सिंह। ये जो आपको दिख रहा है आपको, ये आपके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखेंगे बिहार विधानसभा के। आपसे पूछ रहा उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके श्री अब्दुल बारी। ये कौन थे? प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। क्लियर। और ये कब की बात है? ये याद रखिएगा 1937 से 1939 की बात है, जब जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था तब की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। आज़ाद दस्ता जो है वो जयप्रकाश नारायण द्वारा क्या है? गठित एक क्या संगठन है, कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिम्स्टेक में टोटल जो है कितने सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, बिम्स्टेक के सदस्य में बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है और नेपाल है। यानी पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सारा का सारा जो आपका बॉर्डर टचिंग एरिया वाला देश है वो सभी का सभी बिम्स्टेक में है। तो मैंने फिर कहा, देखिए, भूटान होगा, नेपाल होगा, म्यांमार होगा। मालदीव जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, बिम्स्टेक का जो है संगठन जो है वो कब बना था? तो याद रखिएगा, बिम्स्टेक का जो पुराना नाम है वो बिस्टेक हुआ करता था। बाद में इसमें क्या है, म्यांमार शामिल हुआ और लास्टली 2004 में नेपाल और भूटान को भी पूर्ण सदस्यता मिली थी बिम्स्टेक में। कब? 2004 में। लास्ट में यही दो देश जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु योजना के तहत अनुमानीय ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? सबसे ये पहले समझ लिए कि भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के टोटल तीन स्टेज हैं। ठीक है। पहला है आपका शिशु, जिसके बारे में पूछ रहा है। तो शिशु में मैक्सिमम क्या है? 50,000 है। कितना है? 50,000 है। फिर बात कर लें शिशु के बाद हम लोग बात कर लें 50K से लेकर 5 लाख तक, एल तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं किशोर योजना। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका 5 लाख से 10 लाख तक, इसको कहते हैं आपका तरुण योजना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में कि तरुण योजना का जो ऋण लेने का जो आपका मुद्रा योजना के तहत जो स्कीम है वो कहाँ से कहाँ तक है? 5 लाख से लेकर 10 लाख तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है वो भारत रत्न के टाइम में ही हो गया था, यानी कि 1954 में ही हो गया था। तो आंसर क्या है? आंसर नंबर सी है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत जो है 1954 में ही हो चुकी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जब बात करते हैं पद्म पुरस्कार का, तो पद्म पुरस्कार टोटल 3 होता है। कौन कौन सा? एक को हम कहते हैं पद्म विभूषण, एक को कहते हैं पद्म भूषण और एक को कहते हैं पद्म श्री। और जब बात करेंगे 2023 में, वापस से फिर से समझ लीजिए 2023 में, क्योंकि पद्म पुरस्कार 26 जनवरी को ही दिया जाता है। 2023 में जो है टोटल, जब पद्म अवार्ड की बात करेंगे तो टोटल 106 पद्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें कि हम बात करेंगे पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 9 लोगों को मिला और 99 को क्या मिला? 91 को मिला है पद्म श्री। क्लियर। यह था कंप्लीट डिटेल पद्म पुरस्कार से रिलेटेड और स्टार्ट कब हुआ है? 1954 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो याद रखिएगा, आपके अनीता देसाई। कौन सी? अनीता देसाई ने आपका एक बुक लिखा है इन कस्टडी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड थे? तो याद रखिएगा, अरविंद पारिख जो है वो आपके सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? याद रखिएगा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी को। किसको?
गुप्ता डायनेस्टी को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए? इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा कि वित्त विधेयक को पेश करने के लिए भारतीय संसद द्वारा 75 डेज का टाइम मैक्सिमम अलॉट किया गया है, ठीक है, 75 दिनों का। और जब बात करेंगे वित्त विधेयक है तो हम लोग बात कर लें इसका आर्टिकल का, तो याद रखिएगा वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल 117 कौन से में 117 में मेंशन है। और फिर धन विधेयक तो आप जानते हैं, धन विधेयक का डेफिनेशन 110 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 110 में दिया है, ऐसे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखिएगा 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। कितना है? 74.04% है। और जब बात कर लें पुरुषों की इसी में से, तो पुरुषों की है 82.14% है पुरुषों की साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? याद रखिएगा कृष्णराज सागर बांध को ऑप्शन देख लें हम लोग, कावेरी, काली नदी, तुंगभद्रा और कृष्णा। तो आंसर होगा कावेरी नदी पे बनाया गया है, ठीक है। और कावेरी नदी, ये जो कृष्णराज सागर बांध है ये कहाँ है? कर्नाटक है। तो कृष्ण क से, कावेरी भी क से, कर्नाटक भी क से, ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो याद रखिएगा अभी रिसेंट में लाइफ ऑफ पाई को नोबेल भी मिला था, ठीक है। और वो एक बहुत अच्छा मूवी भी है लाइफ ऑफ पाई। अब बोल रहा है क्या कि इसको लिखा है किसने? तो याद रखिएगा लिखा है ऑप्शन नंबर डी, यान मर्टेल ने लिखा है। किसने लिखा है? यान मर्टेल ने लाइफ ऑफ पाई बुक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है। तो याद रखिएगा आपको, आप ये सेंटेंस को पढ़िए तो आपको थोड़ा सा ध्यान में आएगा कि ये जो ऑप्शन है, ये जो सेंटेंस है, ये मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। और मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें करंट में टोटल 11 टॉपिक है। आर्टिकल 51 का ए है, भाग 4 का क है, यानी कि ए है। इतनी सारी बातें हैं जो आपको जाननी थी मौलिक कर्तव्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना के जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ था। किसका? हंटर समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? तो याद रखिएगा कूना जो है वो क्रोएशिया की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? क्रोएशिया की मुद्रा कौन है? कूना है। चलें आगे। जब बात कर लेंगे केन्या की मुद्रा, तो याद रखिएगा केन्या की मुद्रा होती है शिलिंग। क्या कहते हैं? शिलिंग जो है वो केन्या की मुद्रा है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो हम सभी को पता है कि बंगाल विभाजन बेसिकली हिंदू और मुस्लिमों को अलग करने के लिए किया गया था या सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन में है अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति, बिल्कुल सही है। इसी के तहत जो है हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग सेपरेट करने का प्रयास किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा जलमर्द रूस और अमेरिका को अलग करता है, ठीक है, या मध्य स्थित है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है और आप लोग को आना चाहिए। मैंने वर्ल्ड मैप में आपको दिखाया था कि रूस और यूएसए के बीच में अलास्का के आसपास जो है वो बेरिंग जलडमरू मध्य है, और यही क्या करती है, इन दोनों के बीच में स्थित है, रसिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो, टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलें तो ये जो द्वीप है ये आपका अवस्थित है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। द्वीप क्या नाम है? टिएरा डेल फ्यूगो। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा अफ्रीकी देश घाना की राजधानी है अक्रा। क्या है? अक्रा जो है वो घाना देश की राजधानी है। और जब बात करेंगे हम मापुतो की, तो याद रखिएगा मापुतो जो है वो मोजाम्बिक की राजधानी है। और डकार किसकी है? सेनेगल की है। किसकी है? सेनेगल की है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें कंट्री कैपिटल का लिस्ट नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है, आप उनको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा और फिर बाय ऑप्शन हम लोग सबको डिकोड कर सकेंगे। चलिए ऑल ऑफ़ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।